मैं सबका, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शक जुड़े हैं हमारे संस्थान के माध्यम से और दिए गए लिंक के माध्यम से, उन सबका स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा जो सुनी पढ़ी लिखी श्रृंखला प्रारंभ की गई, उसके अंदर ये हम चौथे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लगातार हम लोगों ने चौथे बार ये लेक्चर सीरीज या व्याख्यान आयोजित करने में सफलता ली है। नो डाउट कुछ साउंड या रिले की चीजें रही हैं हमेशा, लेकिन हर बार हमने अपने दमखम और अपनी हिम्मत से उस पर पार पाई है। और इस बार भी सुनी पढ़ी लिखी श्रृंखला के तहत ही हमारे साथ में बहुत ही वयोवृद्ध और यूं कहें बहुत सीनियर जाने माने इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी जुड़े हैं। देखिए, ये बात बहुत जरूरी थी कि हम लोग चाहे प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है या और भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को अपने पास रखते हैं, ताकि उनको मैक्सिमम रूप से रिसर्चर्स और बड़े स्कॉलर्स, एस्टैब्लिश स्कॉलर्स तक, टीचर प्रोफेसर्स तक पहुंचाया जा सके। इसी दौरान के अंदर नए स्कॉलर्स का बार बार ये आना है कि सर ख्यात के बारे में हमें पूरी इंटेलिजेंसली नहीं पता लग पाता, और ख्यात है तो फिर ठिकाना रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं लग पाता है कि ठिकाना रिकॉर्ड और उस चीज की क्या यूटिलिटी है, और दोनों के बीच में अगर कहीं डिस्टर्बेंस या कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है तो उसमें से किसको लिया जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा था कि है ना किसी तरीके से हम ऐसा कुछ एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करें जिसके अंदर हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दर्शकों को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या ख्यात का यूटिलाइजेशन है, कौन सी ख्यातें हैं जो वेस्टर्न राजस्थान और उस सोर्स में रहती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि ठिकाना संग्रह में जो उनको अपनी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में ऐतिहासिक अपनी व्याख्या के अंदर एक लाभ दे सकें। इसी प्रक्रिया के दौरान ही हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि हम हमारे इसी फील्ड के अंदर सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो कि काफी नाम रखते हैं, डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी, उनको बुलाकर और आप सब लोगों के सामने उनका लंबा अनुभव जिसमें उन्होंने ख्यातों और उन सबको किया है, वो सब का आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसी कड़ी के अंदर मैं हुकम सिंह जी भाटी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि कहते हैं भाटी साहब की उम्र 79 ईयर्स है और उन्होंने 78 किताबें जो हैं अब तक अपने लेखनी के द्वारा समृद्ध रूप से हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत करी हैं। इतना बताना ही अपने आप में काफी है कि किस तरीके से वो अपनी लेखनी के द्वारा ख्यातों, ठिकाना संग्रह और इन सब के अंदर कैसे इतिहास को सपोर्ट कर रहे हैं, इतिहास को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान भाटी साहब ने और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं बताना चाहूँ तो मानव संसाधन मंत्रालय हुआ, राष्ट्रीय इतिहास अनुसंधान परिषद हुई, और राठौड़ वंश का इतिहास हुआ, चौहान वंश का इतिहास हुआ, भाटी वंश का इतिहास हुआ। इन सब को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा पिक करते हुए उन्होंने इन सब का इतिहास लिखा है। उनको बहुत सारे प्राइजेस मिल चुके हैं, जैसे दुर्गादास स्वर्ण पदक, महाराणा कुंभा पुरस्कार, राजस्थान इतिहास रत्न, मारवाड़ रत्न, मीरा साहित्य शिरोमणि रत्न। इतने के अलावा भी भाटी साहब की कलम यहाँ रुकी नहीं है, बल्कि वो निरंतर लगातार बढ़ती गई है। और इस निरंतर लगातार बढ़ती में एक दो बड़े इंपॉर्टेंट मैं चीजें बताऊं, एक मजमिका और एक साथ के अंदर एक और जर्नल है परंपरा। ये दोनों भी इन्हीं के द्वारा ही लंबे समय तक संपादित किए गए। तो ये एक बहुत बड़े कैनवास के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी, जो कि हमारे बीच में आज ऑनलाइन जोधपुर से जुड़कर अपना व्याख्यान के द्वारा हमें ठिकाना संग्रह और ख्यातों के बारे में अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करेंगे। तो ये छोटा सा परिचय था हमारे आज के मुख्य वक्ता साहब का। इसके अलावा मैं हमारे जो ऑफलाइन दर्शक जुड़े हैं इसमें हमारे प्रमुख रूप से प्रोफेसर शिव कुमार जी भनोत, भाटी साहब की विशेष आग्रह था कि साहब भनोत साहब के बिना कैसे काम चलेगा, तो आज सर देखिए भनोत साहब ने हमारा अनुग्रह स्वीकार किया है और वो हमारे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। धन्यवाद सर आपका। इसी कड़ी में बहुत हमारे काफी वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्री कमल रंगा जी। कमल रंगा जी का मेरे पास शुरू से ही वरदस्त रहा मुझ पे। काफी ख्यातों के बारे में काफी कमल जी ने काम किया और बहुत इंटरेस्टेड है। डायरी लेखन की विधा को उन लोगों ने डेवलप करने का काम किया। कमल जी अपने बताएंगे समय पर, आप कोई प्रश्न हो तो अपने माध्यम से रखिएगा। आए हुए दर्शकों के अंतर्गत सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित हमारे काफी आर्काइव्स के काफी सीनियर पर्सन हैं और अब रिटायर तो जरूर हुए हैं लेकिन लेखनी लगातार चल रही है, फारूक साहब वगैरह। मैं आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, इस प्रयास को करने के अंतर्गत जितने भी स्कॉलर्स और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी प्रेजेंस है, वो हमें बहुत बहुत हद तक सपोर्ट करती है। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी
उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो दर्शक जुड़े हैं उन सबको नवाजें सकें। तो माइक और स्टेज दोनों डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी के लिए है। मैं इतना भी कहूंगा, जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं वो कृपया अपना कैमरा ऑन रखें। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ आपकी तस्वीर दिखाई देती है, ऑफलाइन सभी दर्शक उनको देख पाते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी। धन्यवाद। हाँ सर, पहले तो मैं शिव कुमार जी भानु साहब बता रहे हैं और शिव शुरू हो गया लेक्चर। शिव कुमार जी भानु साहब, राजेंद्र जी और नितिन साहब, ये बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला आपने शुरू की है, तो पहले तो मैं बधाई दे देता हूँ आपको। मेरा आपने जो है वो व्याख्यान रखा है ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर जो है ख्यात और ठिकाना रिकॉर्ड और इनका महत्व। ख्यातों का मैंने काफी कुछ अध्ययन किया है और ठिकानों की सामग्री भी मैंने एकत्रित की है। तो मैंने देखा कि ये भारत का जो संघर्ष में इतिहास रहा है और संघर्ष में इस इतिहास के अंदर राजस्थान का जो है विशिष्ट स्थान है। और राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए यूं कहें कि बारीकी से अध्ययन करें, माइक्रो स्टडी करें, तो जो है यहाँ के स्थानीय जो सोर्स हैं और राजधानी में जो लिखे हुए हैं तो उनका जो है अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। अच्छा, राजस्थानी के सोर्सेज दो प्रकार के हैं। एक तो राजस्थानी भाषा साहित्य के ग्रंथ और दूसरे राजस्थानी अभिलेख की सामग्री। राजस्थानी भाषा साहित्य के ग्रंथों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ख्यात, बात, विदित, हाल, हकीकत वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरा पद्य के अंदर जो है रासो, जमाल, झूलना, निसरणी, डिंगल गीत, वचनिका इत्यादि जो है अनेक ग्रंथ और प्रबंध काव्य भी हमें मिलते हैं और इसके अंदर जो है इतिहास समाया हुआ है। ये इसका बहुत बड़ा भंडार जो है राजस्थान प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान में सुरक्षित है जोधपुर के अंदर। और इसका सर्वेक्षण करने का जो है मेरे को सौभाग्य 1974 में प्राप्त हुआ। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में मैंने यहाँ के जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में जितने भी ग्रंथ हैं और इतिहास के ग्रंथ हैं उनका जो है सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। राजधानी शोध संस्थान में भी है, पुस्तक प्रकाश में भी कुछ है और जोधपुर के कविराज जी का संग्रह जो अभी सीतामऊ में चला गया है उसमें भी जो है बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, तो उनका भी जो है सर्वेक्षण मैंने उस समय डॉक्टर नारायण सिंह जी भाटी के निर्देशन में प्रस्तुत किया था और उसके 3 भाग जो है प्रकाशित हो चुके हैं। और पुरालेख्य जो सामग्री है या अभिलेख की जो सामग्री है उसको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो राज्य की स्टेट आर्काइव्स और दूसरी ठिकाना रिकॉर्ड। स्टेट आर्काइव्स तो बहुत पहले ही जो है राज्य के प्रयास से बीकानेर में सुरक्षित कर दिया, जैसा कि आपको पता है। और सब जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की बहिएं और दस्तावेज समसामयिक थे वे जो है वहाँ सुरक्षित बीकानेर के अंदर है और इसके शाखाएं हैं तो उनकी है। और ठिकाना रिकॉर्ड कोई 30-35 वर्ष पूर्व कहीं उपलब्ध नहीं था, तो मेरा ये विचार था कि ठिकाना रिकॉर्ड जो है कहीं न कहीं जो है सुरक्षित किया जाए। और मेरे को प्रताप शोध प्रतिष्ठान में निदेशक का कार्यभार संभालने का अवसर 1987 में मिला और मैंने 87 में 88 के अंदर जो है प्रोजेक्ट बना करके राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली को भेजा। और इधर दूसरी तरफ जो है मैंने ठिकानों के जो ठाकुर थे
जो जागीरदार थे उनसे संपर्क साधने के लिए, सग्तावतों से संपर्क साधने के लिए सगतव्यासों का संपादन वो किया। चूंडावतों के लिए चूंडावत वंश प्रकाश को निकाला। सारंग देवताओं के लिए जो है महावदस प्रकाश का संपादन प्रकाशित किया। तो इससे लाभ ये मिला कि ये मेवाड़ के जितने भी ठिकानेदार हैं वो मेरे संपर्क में आए। मैंने उनको विश्वास में लिया और मैंने कहा कि आपके यहाँ जो सामग्री पड़ी है ये जो है आपके नष्ट हो जाएगी एक दिन, और आप भोपाल में वो संस्थान द्वारा संचालित जो है प्रताप सिंह प्रतिष्ठान में इस सामग्री को दे दें, और इसके बदले कुछ जो है राशि भी हम जो है आपको ग्रांट करेंगे। और पत्राचार से कुछ नहीं हुआ। मैंने जो है हर आदित्यवार को या जब कभी भी छुट्टी मिलती तब जो है यात्राएं की, एक के बाद एक। तो अठाना की पिपलिया की सरदारगढ़ की और यूं करके 10-12 ठिकानों की जो है मैंने यात्राएं की और यात्राएं करके जो है वो सामग्री इकट्ठी की। तो इसके ऊपर थोड़े बाद में जो है चर्चा कर लेंगे। पहले ख्यातों के ऊपर कुछ पहले बात कर लें। ख्यातों का गढ़ जो कहते हैं, सबसे अधिक ख्यातों का प्रारंभ जो है मारवाड़ में हुआ। और महाराज जसवंत सिंह प्रथम का जो दीवान था मनोज्ञान सिंह, उसने सबसे पहले 17वीं शताब्दी के मध्य यानी 1650-60 के बीच में जो है वो ख्यात का संकलन किया। और ध्यान जो है कि नैन्सी ने ये ख्यात लिखी नहीं, क्योंकि नैन्सी को समय जो है नहीं मिला और उसने अलग अलग राज्यों से अलग अलग चारणों से वो सामग्री इकट्ठी की। जैसे गिरधर आसिया ने मेवाड़ से तीसरे साके का वर्ण भेजा, एक रत्नुचारण था उसने भाटियों का भेजा। तो जाला, भाटी, राठौड़, पंवार, प्रतिहार, अलग अलग जितने भी राजवंश रहे हैं उनका सबका इतिहास इतिवृत्त जो भी उस समय उपलब्ध था, वंशावलियां उस समय उपलब्ध थी, उसका संकलन मनोज नैन्सी ने किया। और नैन्सी का विचार था कि उसी के आधार पर जो है वो इतिहास लिखेगा। परंतु 1670 में जो है कुछ एक ऐसी घटना घटी तो उसमें उसको दंडित किया गया और उसको कैद कर दिया गया और मार्ग में जो है सुंदरदास और नैन्सी दोनों भाइयों जो है आत्महत्या कर ली। तो वो ख्यात जो है किसी प्रकार सुरक्षित रह गई और बीकानेर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी के अंदर वो पहुंच हुई। तो वहाँ भी किसी को पता नहीं लगा। और जेम्स टॉड ने जब इतिहास लिखा तो जेम्स टॉड को भी ये ख्यात नहीं मिली, नहीं तो जेम्स टॉड का इतिहास कुछ अलग ही होता। पर एक लाभ ये हुआ कि अगर जेम्स टॉड को ये ख्यात मिल जाती तो वो शायद इस ख्यात को साथ में ले जाते और लाभान्वित अपन नहीं होते। इस ख्यात का संपादन सबसे पहले रामनारायण तुगुड ने 1925 में कर दिया, अनुवाद किया उसका और अनुवाद करके उसको प्रकाशित किया। तब से गौरी शंकर हीराचंद ओझा आदि इतिहासकारों ने उसका जो है उपयोग किया। फिर बद्री प्रसाद साकरिया जी ने जो है इसका संपादन किया एज इट इज, तो इसका प्रचार प्रसार हुआ। फिर मनोज नैन्सी की एक मारवाड़ पर की विगत है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नारायण सिंह जी भाटी ने उसका संपादन किया। आर्थिक इतिहास के लिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण वो मनोज नैन्सी स्वयं ने लिखी है। तो मनोज नैन्सी ने ये नैन्सी की ख्यात और विगत को मिला देते हैं तो काफी कुछ इतिहास मारवाड़ का जो है प्रकाश में आता है। ये नैन्सी के काल में ही एक ख्यात और लिखी गई, उदय बाण चंपावत की ख्यात या मुररदान की ख्यात। मुररदान के यहाँ से मिली इसलिए मुररदान नाम रख दिया गया, और उदय बाण चंपावत के यहाँ से मिली तो उदय बाण चंपावत कर दिया। वस्तु तो ये ख्यात अवुआ ठिकाने में, छपा को तो ठिकाना है तो अवुआ ठिकाने के अंदर जो है ये ख्यात थी। और औरंगजेब का आक्रमण यहाँ हुआ महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, तब जो है स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई मारवाड़ की। तब वहाँ आहुआ के उदय बाण चंपावत ने ये ख्यात जो है मुक्तेश्वर भट्ट को दे दी और मुक्तेश्वर भट्ट ने भी स्थिति देखी कि यहाँ जो है अब ये ख्यात
सेफ नहीं रहेगी, तो वो उसने जो है जोधपुर के जो किला है उस किले के परकोटे के एक आड़े के अंदर जो है उसको चुन दी। वो 200 वर्ष तक जो है ख्यात अंदर ही रही, और महाराज जसवंत सिंह के समय जब उस परकोटे की मरम्मत की गई तब ये ख्यात निकली, और भारतदान जी अपने घर ले गए कविराज जी, और उनके लड़के जो है मुरारदान जी हुए, तो मुरारदान जी के संग्रह में थी, और इसकी फिर नकल करवाई। वो नकल जो है प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान में सुरक्षित है। और ये कविराज जी का संग्रह, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये आपके सीतामऊ रघुवीर सिंह जी ले गए, तो उदयपुर चांपोत की ख्यात वहाँ सीतामऊ पहुँच गई। तो अब जो है ये मुरारदान की ख्यात भी है, ये भी इसका संपादन होकर प्रकाशित हो गई। डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी ने इसका संपादन किया है, और ये दूसरी उदयपुर चांपोत की ख्यात में रघुवीर सिंह जी ने संपादन किया है। तो ये बड़ी जो है महत्वपूर्ण है। एक मैं उदाहरण दे दूं कि ये मुरारदान की ख्यात का उपयोग मैंने मेड़तिया राठौड़ या दूसरे जितने भी जो है मैंने इतिहास लिखे तो भरपूर उपयोग इसका किया। और ये पाया जाता है कि राव मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की। किले में ऊपर जो है झरोखे में वो बैठे थे अफीम के नशे में, और कहते हैं कि उनको जो है धक्का दे दिया, ऐसा नीचे गिर पड़े, और परंतु वो बिल्कुल सरासर जो है गलत है। गौरीशंकर हीजा, चंद ओझा और दूसरे इतिहासकार जो है आज दिन तक ये लिखते आए हैं। एक लॉन्छन मालदेव के ऊपर लगा है, परंतु इस क्या से पता चलता है, इसमें मेड़ता राव दूधा के भाई भरसिंह के वंशजों का विवरण दिया है, और उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि गंगा सिंहावत, सिंहा का पुत्र गंगा जो है, जब ये गंगा जी ऊपर से नीचे गिरे, तब ये मैदान में नीचे तलेटी में जो है गंगा बैठा था। तो मालदेव जी ही नीचे पहुंचा तो देखा कि वो बैठा है, वो देख रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसने मारा होगा, और उस गंगे को जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है इन्होंने राव मालदेव ने मरवा दिया। तो ये जो है ये चीज यहाँ इसमें मिलती है। और उसमें एक वो भी लिखा हुआ है कि गोरवे बैठो गंग गुड़ायो, गौरव कहते हैं मैदान को, गोरवे बैठो गंग गुड़ायो। बाद में ये क्या कर दिया, र व को मिला दिया, तो गोखे बैठो गंग गुड़ायो। तो ऊपर जो है गोखे के अंदर बैठा था और गंगे को गुड़ा दिया, नीचे गिरा दिया। तो ये इस प्रकार का करके लॉन्छन जो है मालदेव के ऊपर लगा दिया, पर मालदेव ने ये जघन्य अपराध नहीं किया। ये तो जो है अपने आप ही गिरे थे, और मालदेव ने इनको गंगा सिंहावत को मारा था। तो ये एक बड़ी भूल है, ये इतिहास में रिपीट हो रही है, तो इसकी ओर भी मैंने ध्यान दिलाया था। और इसके बाद जो है राठौड़ों की ख्यात महाराजा मान सिंह के समय लिखी गई, वो बड़ी ख्यात है। ये जो है एक चारण के द्वारा जो है लिखी गई है। आईदान जी खेड़िया के द्वारा शाखा की जो है वो तैयार की गई, और बहुत बड़ी है, सिंहा से लेकर महाराजा मान सिंह जी तक ख्यात है। तो इसका मतलब प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान में ही सुरक्षित है, और ये ग्रंथ के रूप में नहीं है, एक बही के में की हुई है, और इसका भी संपादन और प्रकाशन कर दिया है। ये करीब 1100 पृष्ठों की है। ख्यात बड़ी जो है महत्वपूर्ण है, और इस ख्यात में भी जोधपुर के हर शासक का, सिंहा से लेकर के मान सिंह जी का, गद्दी सिंह युद्धों का, उसके समय की सामाजिक स्थिति, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, केंद्र सत्ता के साथ संबंध, मुगल बादशाहों ने समय समय पर जो है मनसबे परगने जोधपुर के शासकों को दिए, उनकी सूची कितनी जात थी, क्या था, सब जो है उसके अंदर डिटेल दी हुई है। अकाल सुकाल इसका विवरण भी
आगे आता है। जो षड्यंत्र होते थे उनका विवरण भी दिया है। रणवास का जो है वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। फिर उनकी संतति का मिलता है, शाखाएं जो है राठौड़ों की निकली है, और फिर उनसे जो है उनका क्या योगदान रहा, तो वो भी जो है इस ख्यात में मिलता है। बहुत बड़ी ख्यात है, 1100 प्रश्नों 3 खंड में जो है इसका हमने संपादन और प्रकाशन किया। इसके बाद मुंदियार की ख्यात, ये भी एक महत्वपूर्ण ख्यात है, ये पर मिलती जुलती है। और जोधपुर की ख्यात रघुवीर सिंह जी ने एडिट की, पर जोधपुर की ख्यात ये राठौड़ों की ख्यात ही है, और इस राठौड़ों की ख्यात के अलग अलग टुकड़े कर दिए। मालदेव की ख्यात, चंद्रसेन की ख्यात, गर सिंह की ख्यात, सूर सिंह की ख्यात, अजीत सिंह की ख्यात, अभय सिंह की ख्यात, भगत सिंह की ख्यात, विजय सिंह की ख्यात, मान सिंह की ख्यात, और ये अलग अलग टुकड़े कर दिए। परंतु ये जो है अलग ख्यातें नहीं है। ध्यान रहे कि ये राठौड़ों की ख्यात के ही हिस्से हैं। मूल ख्यात जो है वो राठौड़ों की है। इसके बाद में जो है दूसरी ख्यातें भी मारवाड़ की जो है वो प्रकाश में आती है। बीकानेर लेते हैं दयालदास की ख्यात, तो राठौड़ों की ख्यात लिखी गई उसी समय। दयालदास ने जो है बीकानेर का इतिहास प्रारंभ से लेकर के रतन सिंह तक या 1851 तक जो है वो लिखा, और इसका 20 का पोर्शन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने संपादन किया, और 48 के अंदर जो है इसका प्रकाशन किया। वो थी आपके राव बीका से महाराजा अनूप सिंह जी तक। तो फिर ये आशा की गई कि आगे का पोर्शन सुजान सिंह जी से रतन सिंह जी तक का कोई बीकानेर का कोई विद्वान होगा, तो वो जो है इसका संपादन करेगा, पर कोई किसी ने की नहीं। तो फिर ये बीड़ा मैंने ही उठाया राजस्थानी शोध संस्थान के अंदर। मेरे पास प्रति नहीं थी, ये प्रति थी अपूर्ण थी, उसकी पूर्ति मैंने सीतामऊ जा करके जो है वो की, और सुजान सिंह से रतन सिंह वो बीकानेर की ख्यात दयालदास की लिखी वो भी जो है प्रकाशित कर दी गई। और इसके ऊपर तो प्रोफेसर घनश्याम देवड़ा साहब का जो है व्याख्यान वो महत्वपूर्ण है, जो परंपरा में डॉक्टर नारायण सिंह जी पाटिल ने प्रकाशित किया। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, फिर जैसलमेर की ख्यात, जैसलमेर जाते हैं तो जैसलमेर की ख्यात संक्षेप में नारायण सिंह भाटी ने इसका संपादन किया। इसमें शासकों कोई का वर्णन कोई विस्तार से नहीं है, परंतु जो सूचनाएं दी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। भाटी ने भटनेर बसाया, जो भटनेर का गढ़ अब भी विद्वान है। अब भटनेर का हनुमानगढ़ कर दिया गया। तो भटनेर, और फिर देरावर ने देवराज ने देरावर जो है गढ़ का निर्माण किया, वो भी जो है हमने देखा है वो पाकिस्तान में है। तो उसका उल्लेख किया, तो वो भी जो है उसका मिलान करें तो सही प्रतीत होता है। लाहौर में लाहौरी दरवाज़ा जो है वो पार्टियों का अब भी लाहौर दरवाज़ा कहलाता है। गजनी तक गए हैं, और कहर और गढ़ वगैरह दूसरे ये गढ़ों का निर्माण हुआ, और इनका विकास कैसे हुआ, फिर लोधरवा आया, फिर जैसलमेर बसा सबसे पहले। यदि सबसे पुराना जो है स्टेट कहें तो वो जो है जो ये जैसलमेर है, 1212 के लगभग विक्रम संवत में जो है इसकी स्थापना हुई। तो ये वर्ण तो पूरा जो है बेरी साल तक, प्रारंभ से लेकर बेरी साल तक जो है ये इसमें मिलता है। इसमें भी वही रानियां का वर्णन, उनकी संतति और दूसरी घटनाएं और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध वगैरह जो है वो मिलती है। तो ये जैसलमेर की ख्यात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर मैंने देखा कि जयपुर का कोई इतिहास का कोई सोर्स हो, तो ये कस्बों की ख्यात मेरे को मिल गई प्रतिवेद्य प्रतिष्ठान में, और हमारे यहाँ भी थी। तो दोनों का मिलान करके कस्बों की ख्यात भी काफी संपादन हमने कर दिया, और उसके साथ कस्बों की वंशावली भी जो है जोड़ दी। उसमें कस्बा से लेकर के आपके ये राम सिंह जी तक, राम सिंह जी तक जो है महाराजा राम सिंह जी तक 1880 तक वर्ण जो है कस्बों की ख्यात में है। इसमें शासकों का तो वर्णन है ही, उसके साथ ही ठिकानों की वंशावलियां भी है। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें ढूंढाड़ी भाषा का पुत्र है। जैसलमेर में जो है जैसलमेर की ख्यात में तो उसका जो है वो थोड़ा थड़ी
जो कहते हैं वो है। और ये आपके इधर दयालदास की ख्यात तो मिलती जुलती है, मारवाड़ से मिलती जुलती है। मेवाड़ में कोई ख्यात जो है लिखी नहीं गई। ये गोगुंदा की ख्यात प्रकाश में जरूर आई। मेरे को, मैंने जब ये ठिकाना संग्रह का जो यात्राएं की तो गोगुंदा की ख्यात को मैंने देखा और मैं लेके आ गया। और गोगुंदा की ख्यात झालावंश है, झालावंश है और बड़ी महत्वपूर्ण ख्यात है। इसमें जो है झालाओं के योगदान का पता चलता है। आपको पता है कि मेवाड़ के इतिहास में झालाओं का बड़ा भारी योगदान रहा है। तो इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री और फिर इनके जो है मंदिर बनाए हैं और तालाब जलाशय वगैरह, और इनके दूसरे ठिकानों से क्या संबंध थे, और जो करस्पॉन्डेंस होती थी महाराणा से, तो उनके लेटर्स वगैरह वो भी जो है ख्यात के अंदर दिए हैं। और त्यौहार वगैरह और दूसरे कई जो है महत्वपूर्ण बातें गोविंदा की ख्यात में मिलती है। ठिकाना की बात करते हैं तो फिर ये आपके ऊर डाटरों की ख्यात वो भी महत्वपूर्ण है। ऊर डाटरों की ख्यात जो कोरना की है, ये जो मेरे को मैंने जब कोरना गया ठिकाने में तब तो मेरे को मिली, तो इसका संपादन भी मैंने कर दिया है। और इसमें देखिए आप कि उनके राठौड़ों का ये सबसे प्राचीन शाखा है। राव सिंहा का आस्थान का जोबसा का जो है ये ऊर हुआ, ऊर से ऊर राठौड़ों की शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। तो इनके योगदान का तो है ही। इसमें एक नई चीज मिलती है महाराणा प्रताप से संबंधित, कि प्रताप जो है आए थे और जैसलमेर की जो है यात्रा की थी। प्रताप और चंद्रसेन का मिलन होता है और ये दोनों जो है पहले आबू आते हैं और फिर लोहना आते हैं, फिर नागाना आते हैं, फिर जैसलमेर जाते हैं, मारवाड़ भीम से मिलते हैं, फिर सिंध जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर भीम जो है 1000 सेना इनको देता है, फिर वापस आते हैं। फिर ये महाराणा प्रताप अपने ननियाल पाली जाते हैं, वहाँ गोपाल दास चंपावत जो है उनकी ये सैनिक मदद लेते हैं। फिर अहुआ जाते हैं, वहाँ वो भी चंपावत का ठिकाना है, तो वो जो है ये करके फिर आमेर के जो है मुगल थाने थे उन पर आक्रमण जो है करते हैं। तो इसमें सौ जो दिए हैं वो सही प्रतीत होते हैं। और मैंने देखा कि दूसरी ख्यातों में है कि नहीं है, तो दूसरी ख्यात है अहुआ की ख्यात, राजपा की ख्यात, कोकण की ख्यात, सब में ये वर्णन मिलता है। तो ये घटना घटी है। अच्छा, लोहना में मैंने देखा कि वहाँ के प्रताप के जो है खंडर, जो प्रताप रहे, प्रताप ने शादी की है। लोहना के जो है देवल थे और देवलों ने जो है शादी की और महाराणा प्रताप ने उनको राणा की उपाधि दी। तो ये एक उदाहरण है। तो ये गांव के छोटी छोटी इस ख्यातों के अंदर बड़े ही महत्वपूर्ण जो है सूचनाएं मिलती है। इसके ऊपर काम हो रहा है। डॉक्टर भंवर भादानी जी जो है बीकानेर के, वो इस पे शोध कार्य कर रहे हैं, महाराणा प्रताप को लिख रहे हैं। तो ये बड़ी जो है कितनी क्या उपयोगी सिद्ध होगी, तो वो इसका आकलन करेंगे। तो इस प्रकार से पाल की ख्यात और ये जोधा राठौड़ों की ख्यात ये भी प्रकाशित हो गई है। कर्नों तो ख्याल की होती है। और अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाटी ने जो है वो जो रायपुर की ख्यात उदावतों का ठिकाना, तो वो भी जो है वो प्रकाशित हो गई है। और दूसरी ख्यातें जो है रेऊ ने जब इतिहास लिखा तो हर गांव से ठिकानों से जो है सामग्री मंगवाई, तो वो ख्यातें तैयार की, वो सैकड़ा। और उसका डिजिटाइजेशन जोधपुर के महाराजा दर्शन जी साहब ने करवा दिया है, तो वो उपलब्ध है। और उसमें हर गांव की जो है इतिवृत्त जो है आपको मिलेगा और इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मारवाड़ में ये ख्यातें ज़्यादा लिखी गई, मेवाड़ में नहीं लिखी गई, बातें लिखी गई। राणा जी की बात वो मैंने उसका भी संपादन मैंने जो है वो कर दिया। तो ये है ये ख्यातों का महत्व। और ख्यातों के ऊपर जो है मैंने पीएचडी भी करवा दी अमरावत, विक्रम सिंह अमरावत गुजरात में है वो। तो वो मैंने जो है उसको इसकी पीएचडी भी कर ली है। और ये ख्यातें जो है इतिहास लेखन के लिए, नव लेखन के लिए और ठिकाना को जोड़ने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब
अब आते हैं अपन ठिकाना रिकॉर्ड पर। ठिकाना रिकॉर्ड जो है बहुत ही उपयोगी है, परंतु ठिकाना रिकॉर्ड जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ठिकाना रिकॉर्ड कोई 30-35 वर्ष पूर्व नहीं था, और मैंने प्रताप प्रतिष्ठान में जो है इसको संग्रहित किया, वो भी मैंने पहले आपको बताया कि किस प्रकार संग्रहित किया। तो इसमें मैं बता दूं, कुछ आंकड़े आपको दे देता हूं कि किन किन ठिकानों के हैं। भिंडर के 183 जो है बइये ला करके सुरक्षित की, जो सरतातों का ठिकाना है। पीपलिया की 200 बइये संकलित की गई। गोगुंदा के पट्टे और गोगुंदा की ख्यात जो है उसका संकलन प्रताप प्रतिष्ठान ने किया गया। विजयपुर की जो है पट्टे और परवाने ने लेके आया, और उनका संपादन भी मैंने ये ICSR से जो है वो करवा दिया, और 3 भाषाओं के अंदर है। मूल है, हिंदी है, और हिंदी के साथ जो है अंग्रेजी में भी इसका कर दिया है। मेवाड़ के जो है पट्टे परवाने विजयपुर के बड़े महत्वपूर्ण है। अठाणा की 805 ट्रक भर के लाए हम। फिर सरदारगढ़ डोडिया का ये ठिकाना है, बहुत बड़ा ठिकाना है, बहुत गढ़ शानदार बना हुआ है। तो यहाँ उनके अंडरग्राउंड में थी, तो हमने कोई एक दफे हम गए और दे दी सामग्री, ऐसी नहीं है। कई दफे हमने जो है यात्राएं की, बार बार उनको यात्राएं करके जो है विश्वास में लिया। और उनके एक ग्रंथ था दीपुन कुल प्रकाश, जो श्यामलदास जी के पिता कमजी ददवाड़िया ने लिखा, तो उसका हमने जो है संपादन किया, उनको विश्वास में लिया, तो वो देने के लिए तैयार हो गए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत बड़ा जो है ग्रंथ का भंडार जो है प्रताप प्रतिष्ठान में बइयों का जो है वो हो गया। कई कई मिसलें हैं, नक्शे हैं सरदारगढ़ के। कोसीतल चुनावों का ठिकाना है, वहां से भी हम सामग्री लाए। तो इस प्रकार ये 10-15 ठिकानों की सामग्री जो है वो सुरक्षित हमने प्रताप प्रतिष्ठान में कर ली, जो बहुत बड़ी धरोहर है। और ये कानौर की सामग्री जो रद्दी में बिक गई थी, परंतु मेरे मित्र जमनेश जी ओझा ने उनको बचा लिया। कुछ तो सामग्री उन्होंने खुद ने खरीद ली, और बाकी जो है सीतामऊ दी थी, तो वो भी एक तरह से जो है सुरक्षित हो गई। तो मेवाड़ में क्या सिस्टम था, गांव की हिस्ट्री कैसी थी, तो ये जो है हमें पता चलता है। इनकी आय के साधन क्या थे, खेती बाड़ी थी, टैक्सेस थे, कौन कौन से टैक्स जो है वो लगते थे, इनके जो है दूसरे ठिकानेदारों से क्या संबंध से, उत्सव वगैरह, इनका इनकी वेशभूषा कैसी थी, क्योंकि ये खर्च खाते की बइयाँ हैं, तो रोज के रोज जो है ये बइयाँ लिखी जाती थी। अठाणा की बइया में अफीम का मिलता है, अफीम की खेती जो है ज़्यादा होती थी, तो उसमें जो है अभी अफीम के बड़े बड़े जो है तो उनके क्या भाव थे, क्या माप तोल थे, कौन से सिक्के चलते थे, तो वो हम जो है ये उसको देख सकते हैं खेती बाड़ी के बारे में। और मेवाड़ की गाँव की अगर माइक्रो स्टडी करनी है, तो इन जो है बइयों का अध्ययन जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से आपके ये मारवाड़ में यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था 97 में, तो यहाँ मैंने ये अभियान चलाया राष्ट्रीय विलेखा का दिल्ली के सहयोग से प्रोजेक्ट ला करके। और मैंने खेजिला, पीकमकोट, रोइट और कोरडा और भागावास और सुरायता, ये 6 ठिकानों की बइयाँ जो है करीब 1500 है। मेवाड़ की करीब 2000 1500 बइयाँ का संकलन, 1500 बइयाँ का संकलन है। तो कई अलमारियाँ जो है भरी हुई है, ठूस ठूस के भरी हुई है, क्योंकि बइयाँ बड़ी है। और इसमें भी जो है वही इसी तरह की सामग्री में जो है आय व्यय के क्या साधन थे, गांव कैसे बसते थे। देखिए ये बहुत बड़ी ठिकानदारों की उपलब्धि थी कि ये पहले गांव कुछ तो बसे हुए नहीं थे, पर बसे हुए थे तो उनका विकास नहीं था, तो सब लोग जाति के लोग जो है उसमें नहीं थे। तो किस प्रकार इन्होंने जो है अलग अलग जाति के लोगों को
जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं गांव में बसाया है। जाटों को बसाया, राइकों को बसाया, जो पशु धन इत्यादि का जो है देख रेख करते थे। कृषि का कार्य जाट जो है ये करते थे। सुतार है, लोहार है, अंग्रेज है, ये अलग अलग जाति व्यवसाय के लोगों को, और कैसे वो जो है प्लॉट अलॉट करते थे और निःशुल्क जो है उनको जो दूसरी सामग्री जो है इकट्ठी करते थे। खेती के लिए भूखंड भी जो है प्रोत्साहित करने के लिए पहले देते थे, और इनके लिए पानी की सुविधा के लिए कुएं खुदवाना, तो ये सब ठिकानेदार प्रोत्साहित उनको करता था। जिससे क्या है कि जो बंजर भूमि थी, वो बंजर भूमि जो है वो अ, खेती के लायक हो गई, और धीरे धीरे जो है ये विकास कैसे गांव का हुआ, और कैसे ये जो भूमि, जो पड़त भूमि थी, वो कैसे उपजाऊ हुई, कैसे खेती योग्य बनी, ये ख्यातों के अंदर जो है हमें मिलता है। नगरीकरण, इनको बसाते कैसे थे? जाट जो है वो खेतों में बसते थे, राई के भी खेतों के अंदर बसते थे। कोई ब्राह्मण होता तो गांव के बीच में, कोई महाजन होता तो दुकान लगाते तो गांव के बीच में, नाई को थोड़ा तो दूर, लोहार को थोड़ा अलग अलग, और अलग अलग जो है इनके वो होते थे मेघवाल, भील वगैरह, सब सब जाति के लोग को, और इनमें बड़ी आत्मीयता थी, बड़ा मान सम्मान जो है ये देते थे ठाकुर को। ये भी इन बइयों से हमें जानकारी मिलती है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में जो है ये भी जानकारी मिलती है। जैसे खेजिला के अंदर जो है तेल निकलता था गाड़ी, और वो पीपाड़ और मेड़ता और दूसरी जगह जो है वो भेजा जाता था, और कई जगह कपड़े बनते थे, और लकड़ी का काम भी होता था, और मिट्टी के बर्तन ये भी बनते थे। तो ये इसकी जानकारी भी जो है हमें मिलती है। इनके आय के साधन तो खेतीबाड़ी और टैक्स वगैरह यही थे। इनका व्यय क्या था, कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता था, और कहते हैं कि देगार ये देते थे ठाकुर पर, ऐसी बात नहीं है। खेजले की ख्यातों में देखा मैंने कि ये जो है ईंधन की जो है भारियां, लकड़ियों की भारियां मंगवा रहे हैं, और औरतें ला रही है, और उनको पैसे चुकाए जा रहे हैं, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, क्योंकि रोज का रोज खर्चा जो है टिकना पड़ता था। अपने ये गोबर के कंडे जो है वो मंगा रहे हैं, छाने वो मंगा रहे हैं, और उनका भी जो है उनको भुगतान कर रहे हैं बाकायदा। तो ऐसी बात नहीं थी, उनसे सेवाएं जरूर जो है वो लेते थे। और न जाने कितनी जो है जानकारियाँ इनमें मिलती है। खेती बाड़ी के अंदर उद्योग धंधों के बारे में भी मिलती है, छोटे छोटे लघु उद्योग जो है धंधे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये सब कुछ जो है ख्यातों के अंदर मिलता है। अब ख्यातें क्यों महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में? कि गांव का इतिहास जो है बहुत जरूरी है, इसकी स्टडी, सूक्ष्म अध्ययन जरूरी है। क्योंकि मध्यकाल में हम देखें तो मुख्य सोर्स जो है वो खेती बाड़ी था, और आय का साधन जो है वो गांव पर ही निर्भर था। रेवेन्यू जो है वो गांव से ही प्राप्त होता था, और हमारे जो है युद्धों में जो योद्धाओं ने बलिदान दिया, उनका जन्म भी कहाँ, गांव में ही हुआ। लड़ते कौन थे? ठिकानेदार लड़ते थे। राज्य की स्थापना से लेकर के राज्य की सुरक्षा और राज्य के विकास में ठिकानदारों की अहम भूमिका रही है, और सब दृष्टि से इनका जो है इतिहास का अध्ययन किया जाना अपरिहार्य है। अभी तक जो भारत का इतिहास लिखा गया है वो मैं समझता हूँ कि ये तो जो आक्रमणताओं का इतिहास है, अपना इतिहास नहीं है। अपना इतिहास जो है
वो है प्रतिरोध का इतिहास। प्रतिरोध का इतिहास, और हमने कैसे जो है हमारी संस्कृति को बचाया, किस प्रकार से हमने बलिदान दिया, किस प्रकार से एक लंबा, अब आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हम मनाते हैं, और इसके नींव में जाएं, इसके जड़ में जाएं, तो हमें गांव की ओर जो है देखना पड़ेगा कि गांव के लोगों की, जन जन का, मैं कोई ठिकानेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, जन जन का जो है सहयोग किस प्रकार रहा, वो इसका उत्तर इन बहियों में आपको वो मिलेगा। तो अगर भारत का इतिहास लिखना है तो पहले गांव का इतिहास का अध्ययन किया जाए, गांव का इतिहास लिखा जाए, फिर परगनों का इतिहास लिखा जाए, फिर जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं भारत के या अलग अलग प्रदेशों के, उनका इतिहास लिखा जाए, और कुल मिलाकर के फिर जो है भारत का इतिहास लिखा जाए, तो वो जो है सही इतिहास होगा, वो हमारा इतिहास होगा, और वो प्रासंगिक इतिहास होगा कि हमने किस प्रकार बलिदान दे करके जो है हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जो है बचाया। कितना बलिदान, कितने जोहर हुए यहाँ पर, कितने साके हुए, तो आखिर थे तो वे गांव के ग्रामीण जमीन थे। गांव उजड़ गए, शहर उजड़ गए, साके हुए, वो सब उजड़ गए, तो वापिस पूर्ति कहाँ से होती थी? गाँव से होती। गाँव के ठिकानेदार आते थे, लोग मारे जाते थे युद्ध के अंदर, तो उसके बाद उनके लड़के खड़े हो जाते थे वापिस जो है और वो जो है लड़ने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो आपने देखा होगा कि ये जितने भी जोहर साके हुए, और इन साकों के बाद में भी जो है उनका स्थायी रूप से अधिकार जो है नहीं हो सका, वापिस जो है वे सफल हुए, चाहे चित्तौड़ का हो, चाहे जालौर का हो, चाहे जैसलमेर का हो, अलग अलग जहाँ भी हुए, तो वापिस जो है वो लेने में सफल हुए। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो है गांव के लोगों की और ठिकानेदारों की अहम भूमिका रही, इसलिए ये ठिकाना रिकॉर्ड जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इनकी बहियाँ जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार का मैं आज आह्वान करता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट और ठिकानेदार भी आगे आवे, और एक ऐसी योजना बने कि ये जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, दूसरे स्टेट हैं जैसलमेर, ये स्टेट, इन स्टेटों में जो बड़े बड़े ठिकाने रहे हैं, छोटे ठिकानों में तो इस प्रकार की बहियाँ नहीं है, तो बड़े बड़े जो ठिकाने रहे हैं और वहाँ जो सामग्री इस प्रकार की है, या दस्तावेज है, या पट्टे हैं, परवाने हैं, जो भी हैं, तो वो जो है सहर्ष दे, और एक जगह गवर्नमेंट उसको स्टेट आर्काइव की तरह जो है ठिकाना रिकॉर्ड का एक बड़ा एक आर्काइव जो है वो तैयार करे। तो जो है हमारा ये इतिहास जो एक पक्षीय है, बिल्कुल एक पक्षीय है, तो हमारे गांव के लोगों की जन भागीदारी का बोझ जो है हमें होगा, और इतिहास का एक नया पक्ष, एक नया आयाम जो है ये खुलेगा, और ये इतिहास जो है प्रासंगिक होगा, और नई पीढ़ी को जो है इससे प्रेरणा मिलेगी। तो आपने मेरा ये लघु व्याख्यान सुना, वैसे तो क्या मैं कोई एक ख्यात के ऊपर कितना क्या बोल सकता, एक या एक ठिकाने के ऊपर भी कितनी सामग्री, या एक ठिकाने की एक बही के ऊपर भी कितना ही कुछ बोला जा सकता है, परंतु समय सीमा है, और ख्यातों का भी मिला दिया, फिर ठिकानों के भी कह के ये भी ठिकाना भी डालो साथ। मैंने कहा भाई लंबा हो जाएगा काफ़ी, और फिर भी मैंने इसको जो है समेटने का प्रयास किया है। आपने मेरा व्याख्यान जो है धैर्य के साथ सुना, आप पधारें, बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद। कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो? नितिन जी पोडियम पर आ जाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही नितिन जी। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी?
हेलो। जी आ रही है। ठीक, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर हुकुम सिंह जी भाटी का। जैसा आपने बताया कि गांव के लोगों की जन भागीदारी जानने का मुख्य स्रोत रहा है ख्यात और ठिकाना संग्रह। गांव का इतिहास वास्तव में बहुत जरूरी है, और सही बताऊं तो एक टोटल हिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि उन सभी पक्षों को जाना जाए जिन्होंने इतिहास निर्माण के अंदर अपना योगदान दिया। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ख्यात और ठिकाना रिकॉर्ड इस आर्काइवल रिकॉर्ड के अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स क्रिएट करते हैं, एक अवयव है जिसको जनरली स्कॉलर्स जो हैं वो अपनी आर्काइवल रिकॉर्ड सर्च के बेस होने की वजह से रिलिंक्विश या छोड़ देते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण पक्ष के ऊपर जो आपने हमें बताने की कोशिश करी है कि भाई वो कौन कौन सी ख्यातें थी, वो कौन कौन से ठिकाना संग्रह हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे और पढ़े जाने चाहिए इस चीज के लिए। इसी के अंदर में मैं एक और चीज चाहूंगा कि हमने पूरी ये कोशिश करी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो दर्शक हमारे जुड़े होते हैं वो अपने प्रश्नों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे मुख्य वक्ता तक बताएं और मुख्य वक्ता फिर उनका जवाब दें। इसी कड़ी में हमने 3 या 2 क्वेश्चन, टोटल हम 8 क्वेश्चन लेते हैं। अगले 20-22 मिनट हमारे इसी काम के लिए हैं कि वक्ता जो है वो उस तक अपने क्वेश्चन उनके क्वेश्चन जिज्ञासा पहुंचाई जाए। जैसे कि राहुल जोशी जी ने भेजा है कि सर आपकी शख्सियत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानकारी मिली, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, नहीं पकड़, मुझे ये बताया गया कि वो 78 बुक्स जो आपके टाइम के अंदर पब्लिश करी हैं वो उनकी एक सूची चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वो सूची उपलब्ध है और आपके ईमेल तक वो पहुंचा दी जाएगी। इसी की कड़ी में एक और क्वेश्चन है कि दीपक सोलंकी जी का, और इसी में एक आगे और है कि थली प्रदेश कौन सा होता है। जैन साधु कहा करते हैं या कहते हैं कि हमें चौमासे में थली में ही विराजते हैं, जैसे बीदा से थली, चूरू की थली, वैसे ही जैन संदर्भ में बीकानेर भी क्या एक थली प्रदेश कहलाता है या नहीं। सर थली के ऊपर प्रश्न है, मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ सर, थली का मतलब रेगिस्तान से है, थल से है। तो ये मुख्य इसका केंद्र तो जैसलमेर ही है, परंतु ये थार रेगिस्तान का जो है हिस्सा पूरा ऊपर जो है बीकानेर तक भी फैला हुआ है। अगर देखें तो यहाँ की थड़ी की जो सभ्यता है, यहाँ की बोली जो है, वो तो आपको मूल जैसलमेर में ही मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी, बीकानेर में नहीं मिलेगी। बीकानेर में तो मारवाड़ी है, बोली बोली का प्रभाव है। और क्या जैन मुनि क्या पूछ रहे थे, आपको जैनियों का कुछ बारे में? हाँ सर। इसी कड़ी के अंदर एक अगला क्वेश्चन है दीपक सोलंकी जी का। डॉक्टर दीपक सोलंकी जेएनयू दिल्ली से हैं और अभी किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे जागीरदारों के द्वारा जो गढ़ी या कोट बनाए जाते थे उस संदर्भ में कुछ अपनी जानकारी आप मुझे और बताएं ताकि वो अपनी रिसर्च में दे सके, गढ़ी और कोट। ये क्या है कि मेवाड़ में ऐसी सामग्री आई है और मैंने एडिट भी की है। तो मेवाड़ में सुरक्षा के लिए ठिकानेदार गड्डियां बनाते थे। गड्डियां जो है, छोटी छोटी गड्डियां जो है पहाड़ों के ऊपर बनाते थे, ताकि वहां से जो है मोर्चाबंदी करके जो है शत्रु का सामना किया जा सके। तो इस गढ़ी को कहीं किसी ने गढ़ी गढ़ी पढ़ लिया, गढ़ी, क्योंकि गढ़ी बने ये भी अधिकार था, हर एक नहीं बना सकता था। तो गढ़ी बनाने का भी अधिकार जो बड़े बड़े ठिकानों को दारों को था, छोटे ठिकानदार नहीं बना सकते थे। तो उसको जो है वो किलेबंदी इत्यादि करने का लिए दिए है, क्योंकि ये डर रहता था कि कहीं बगावत नहीं कर दे मेवाड़ राज्य के प्रति गड्डियां बना करके जो है। तो इस प्रकार का जो था, तो वो उसका अनुबंध करके देते थे कि गड्डी का उपयोग जो है बाहर से कोई आक्रमण होगा तो उसके लिए आप करो।
इसी कड़ी में एक और प्रश्न है, डॉक्टर विशाल सोलंकी हैं, जैन कॉलेज बीकानेर से, वो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उनका प्रश्न और सुझाव दोनों हैं। विशाल जी ने कहा है कि सर, आपने अभी कहा कि भारत का इतिहास लिखना तो है, इतिहास लिखना है तो पहले गांवों का इतिहास लिखें। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रयोग किया गया, लेकिन वो योजना फलीभूत नहीं हो पाई। और पूर्वाग्रह से रहित अगर इतिहास के लिए सही इतिहास लिखने की आवश्यकता है, ऐसे में गांवों का इतिहास के लिए हमें क्या पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? किसका इतिहास है सर? गांव का इतिहास? हाँ जी, गांवों का इतिहास। हाँ, तो गांव का इतिहास पढ़ने के लिए तो मैंने कहा नहीं, ये बहिएं उपयोगी होगी, और एक बही से काम नहीं चलेगा। इतनी सारी बहिएं हैं और लंबी योजना चाहिए, और बहुत एक टीम वर्क है, ये एक टीम वर्क है। तो कई स्कॉलर इसके अंदर लगेंगे और इन बहियों का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, तब जो है गांव का इतिहास जो है वो प्रकाश में आएगा। तो इस तरह का इतिहास तो ये इन बहियों में, इन पट्टों में इनके क्रॉसफर्नेस वगैरह होती थी, वो जो है उसके अंदर ही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और मैंने कहा कोई दूसरे स्टेट के जो है जो उसके के लिए भी प्रयास किए जाए, और इस तरह की सामग्री जो है इकट्ठी समय रहते हुए की जाए, क्योंकि ये सामग्री नष्ट हो गई। हाँ सर, नेक्स्ट। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? काइंडली कंटिन्यू, इज इट ओके? एक और हमारे पंजाब से एक स्कॉलर हैं, डॉक्टर कुलबीर सिंह बादल, रेगुलरली हमसे जुड़ते हैं। कुलबीर सिंह बादल ने अपनी कुछ प्रश्न या अपनी कुछ जिज्ञासा है सर, ये ऑनलाइन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑफलाइन क्वेश्चन होंगे। तो कुलबीर सिंह जी बादल, आप अपना प्रश्न ऑनलाइन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप लाइन पे ले लीजिए। कुलबीर सिंह जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी हमारे जो आपने बताया ठिकाना रिकॉर्ड या वही रिकॉर्ड के बारे में बताया, जो मेवाड़ से हमारे रिलेटेड है, क्योंकि मैं मेवाड़ पे काम करता हूँ, तो इनकी कोई मतलब कोई इनकी बिब्लियोग्राफी तैयार हुई हो जिससे मैं पता चल जाए कि ये रिकॉर्ड कहाँ पे है? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे बताइए। इसकी बिब्लियोग्राफी तो प्रतापपुर प्रतिष्ठान में है, प्रतापपुर प्रतिष्ठान उदयपुर, भोपाल में वो संस्थान। तो वहाँ जो है कौन कौन सी ख्यातें हैं, क्या है क्या नहीं है। और आप जो ये पूछते हैं, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो है पीछे दे रखा है कि कौन कहाँ जो है गया ये और बसा है, कौन कौन से ठिकाने किस प्रकार बसे हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का 2nd वॉल्यूम आप देखें, उदयपुर राज्य का इतिहास। थैंक यू सर। अब हमारे ऑनलाइन दर्शकों से ये कहूंगा कि ऑफलाइन हमारे बहुत से दर्शक हॉल में भी हमारे साथ RORI के अंदर पधारे हैं। तो स्वाभाविक बात है, बीकानेर में जितने भी देखिए इतिहास के सुधीजन कितने हैं कि आज ये हॉल हमारा खचाखच भर गया। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अगर हॉल में से कोई प्रश्न जो पूछना चाहते हैं सर के, तो कृपया आप आमंत्रित हैं। प्रोफेसर SK बनोद साहब, सर बड़ी पब्लिक डिमांड है हमारी मनोज साहब के साथ। सो मनोज साहब आप प्लीज आइए सर, आप अपना क्वेश्चन और कर सकते हैं। हॉल में जितने भी हैं वो सब पोडियम पर आकर अपना। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हुकुम सिंह भाटी को साधुवाद देना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक ऐसे विषय पर अपना विद्वतापूर्ण उद्बोधन दिया जिस विषय के आप प्रकांड पंडित थे, आपने पूरा जीवन खपा दिया। राजस्थान के राजे रजवाड़ों का इतिहास लिखते समय या उनके इतिहास लेखन के लिए ख्यात साहित्य की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, और इस अहमियत को इन सालों में बहुत शिद्दत के साथ स्वीकार किया गया। पहले इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, किंतु जैसे जैसे इस पर काम करना शुरू किया गया तो ये बात प्रमाणित हुई कि ख्यातों की बड़ी अहमियत है, और ख्यातों में जो इंफॉर्मेशन मिलती है
उसका कैनवास बहुत बड़ा है। जैसा कि आपके उद्बोधन से पता चला, राजा महाराजाओं के जीवन परिचय के बारे में, उनके सैन्य अभियानों के बारे में, उनके संधि समझौतों के बारे में, राज्य रजवाड़ों के केंद्र से संबंध, राज्य रजवाड़ों के आपसी संबंध, राज्य रजवाड़ों में होने वाले जो रचनात्मक काम है कला साहित्य के क्षेत्र में, उत्सवों को मनाने के क्षेत्र में, वेरियस मतलब तरह तरह की इंफॉर्मेशन, यानी एक मुकम्मल हिस्ट्री लिखने के लिए, टोटल हिस्ट्री लिखने के लिए जो ख्यात लिटरेचर की इंपॉर्टेंस होती है, उसको आपने अंडरलाइन। पर जो ठिकाना रिकॉर्ड है, ये तो वास्तव में इस पर जो आपने काम किया है वो बेमिसाल है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो तो काबिल तारीफ इंफॉर्मेशन है, ऐसी तारीफ इंफॉर्मेशन है जिसको अभी तक इतिहास प्रणयन में सही ढंग से इस्तेमाल तक नहीं किया। तो नए स्कॉलर्स के लिए एक, जिसे कहते हैं, नया फलक उपलब्ध है, और उस फलक के प्रकाश में काम करने की आवश्यकता है, जिसकी ओर आपने संकेत किया। मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है जिस पर हुकुम सिंह जी भाटी साहब थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि जब हम ख्यातों को देखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि ख्यात लिखने का काम किन्होंने किया। जो ख्यात लेखक हैं उन पर अगर फोकस किया जाए तो हम देखते हैं कि राजवंशों के जो निकटस्थ लोग हैं, जो उनके निकट हैं, उनसे संबंधित हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनसे जुड़े हुए विद्वान हैं, वही ख्यात लेखन का कार्य है। लिहाजा उनको पूरा राज्याश्रय है, पूरी सहूलियत मिलती है ख्यात लिखते समय, और इसका एक परिणाम है कि बड़े बृहद आकार की ख्यातें हमारे सामने आई, लिख पाए वो। तो जब राज्याश्रय में चीजें लिखी जाती हैं तो उसमें कुछ विकृतियां आने की, विसंगतियां आने की, त्रुटियां आने की, खामियां आने की संभावना बढ़ जाती है, और रिपीटिशन की भी कुछ ऐसी जो विसंगतियां हैं वो भी देखने को मिलती है। तो ये इनका कैसे परिष्कार किया जाए, इस पर आप क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये अगर कुछ आप बता सकें तो हमारे लिए बड़ा यूजफुल। बहुत बहुत आभार भानु साहब का। भानु साहब की तो बड़ी कृपा रही है और प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये तो एक भ्रम है कि इनके आशय में लिखी गई तो इन्होंने कोई बड़ा चढ़ा करके ख्यातें लिखती हुई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने ख्यातों का गहन अध्ययन किया है। राठौड़ों की ख्यात देखें तो उसमें वैवाहिक संबंध है मुगलों के साथ, बहन बेटियां दी है कि ये जो है जहांगीर को मोटा राजा उदय सिंह ने लड़की थी और जिससे शाहजहां का जन्म हुआ। और इस प्रकार फर्रुख शेर जो जो है महाराजा अजीत सिंह जी ने अपनी बेटी गई, और इसके पहले मालदेव ने दी। तो ये इस प्रकार की बातें आयदान खेड़िया ने कहा महाराजा मान सिंह जी को कि इस तरह की बातें मैं लिखूं या नहीं लिखूं। तो मान सिंह जी ने कहा कि ये जरूर लिखो, ताकि नई पीढ़ी को पता लगे कि कितना जो है हमने हमारे राज्य की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए जो है कितना सेक्रीफाई किया है, और हमें बहन बेटियां भी जो है देनी पड़ी तो मुगलों को जो है हमने दी है। तो कोई बात जो है आप छुपा के मत रखो। जो भी षड्यंत्र हुए हैं, कोई हत्या की है, भाई भाई ने मारा है, तो उसका भी वर्णन है, उसका भी जिक्र जो है वो ख्यात में हुआ है। कोई किले से चुपचाप निकल गया है तो वो भी है कि ये लड़ा नहीं और इस तरह से निकल गया। युद्ध के अंदर घायल हुआ है तो वो घायल हुआ, ये लिखा हुआ। और प्राणोत्सव कर उसने प्राण दिए तो ये लिखा हुआ है। तो बाकायदा साइंटिफिक ढंग से कहीं भी मेरे को रिपीटेशन देखने को नहीं आया। वो आयदान खेड़िया लिखता है कि मैंने 21,000 ग्रंथों का अध्ययन किया, और 21,000 ग्रंथों का अध्ययन करके फिर राठौड़ों की ख्यात जो है वो महाराजा मान सिंह जी के टाइम में तैयार की, और इसलिए मेरी जो है गर्दन टेढ़ी हो गई और कमर झुक गई। तो पीछे वो लिख रहा। तो बड़ा श्रम साध्य काम था, कई वर्ष इसके लगते थे, और इसमें कोई पक्षपात या फालतू की कोई बढ़ाई वो नहीं मिलती है। छोटी छोटी चीजें जो है वो
सब जो है इसके अंदर उजागर होती है। तो जो बीच में मारवाड़ की ख्यात का त्रिलोचन जोशी ने लिखी तो आंखा देखा हाल, उसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है, किस प्रकार के षड्यंत्र चलते थे, तो षड्यंत्रों का पूरा वर्ण जो है लेखा जोखा उसके अंदर मारवाड़ की ख्यात के अंदर मिलती है, वो भी हमने एडिट कर दी है। तो पानो साहब ने जैसा कहा कि ये ख्यातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनकी एक एक लाइन जो है अपन देखें तो वो जो है बिल्कुल अध्ययन करने योग्य है, और उससे इतिहास को एक नई गति मिलेगी, तो प्रासंगिक इतिहास यहाँ का जो है हमारे सामने आएगा। जी सर इसी कड़ी में आपके पहले प्रश्न के ही क्रम में ऑफलाइन दर्शकों के अंदर से बीकानेर से बड़े प्रसिद्ध नाम है श्री कमल रंगा जी, राजस्थानी के साहित्यकार हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक प्रश्न के लिए ऑफलाइन मंच पर कराएं। हुक्म सिंह जी नमस्कार। 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 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने बहुत ही सरलता से हमें संप्रेषित किया, उसके लिए साधुवाद। आपने प्रारंभ में राजस्थानी साहित्य और अभिलेख को और उसके बाद में अन्य भागों में विभाजित करते हुए जो बात कही, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों राजस्थानी की एक साहित्य की विधा है डायरी, उस पे एक नेशनल सेमिनार पे मुझे जाने का मौका मिला। तब मैं ख्यात से होके निकला और नितिन जी से बहुत किताबें लेके और मैंने पढ़ा। तब मैंने ये प्रतिपादित किया कि ये डायरी विधा जो है राजस्थानी साहित्य की, वो ख्यात ही डायरी विधा है। जब वो डायरी विधा है तो साहित्य की एक बहुत ही अनुपम विधा है, और जो सैकड़ों साल पहले, और मैं कहता हूँ भारतीय भाषाओं में ख्यात वो डायरी विधा है जो सबसे पहले और बहुत ही प्रमाणित है। तो क्या उसकी रोचकता और उसके पुनर्मूल्यांकन की क्या आज आवश्यकता है? जैसा कि कुछ संदेह डॉक्टर बनोद साहब ने कहा, उसको आपने बहुत तरीके से स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भ्रम नहीं है, सब स्पष्ट लिखा गया, राज्य के किसी प्रभाव में ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बावजूद भी क्या उसका आज पुनर्मूल्यांकन की क्या आवश्यकता नहीं है? और उसके जो विभिन्न पक्ष हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वगैरह वगैरह, उनका पुनर्मूल्यांकन करना क्या आज की आवश्यकता नहीं है? और क्या उसके माध्यम से आज के जो शासक हैं वो अपनी अर्थनीति, अपनी प्रशासन नीति की और कुछ नया कदम उठा सकें? अब आपने डायरी की बात की, तो डायरियां क्या मेरे को देखने को नहीं मिली। हाँ, बांकीदास की ख्यात जिसका संपादन तो स्वामी जी ने किया, वो एक प्रकार की डायरी है। रोज की रोज जो है घटनाओं का संकलन जो है वो अपनी डायरी के अंदर करते थे। डायरी अलग है और ख्यात अलग है। डायरियां तो छोटी छोटी होती थी, तो डेली डायरी रोज की रोज जो है उसके अंदर कुछ नोट्स जो है लिख दिए जाते थे। और ख्यातों के अंदर, ख्यात का मतलब ही इतिहास से है, क्रमबद्ध इतिहास विस्तार से लिखा हुआ। डायरियां इतनी बड़ी नहीं होती थी, मैंने कोई देखी नहीं है, और कोई छोटी छोटी डायरियां होगी। तो मेरे जो है सामने डायरी देखने में नहीं आई, तो इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा। और कोई भी सोर्स हो, चाहे डायरी हो, चाहे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो, चाहे अभिलेख हो, शिलालेख हो, कोई सिक्का हो, तो सब तरह का जो है सोर्सेज जो है इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत की कोई भी चीज़ है, कोई स्मारक है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो डायरी भी महत्वपूर्ण ही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ सर, नेक्स्ट। धन्यवाद सर। हाँ इसी हमारे ऑफलाइन दर्शकों की कड़ी में एक रिटायर्ड आईएएस हैं श्री मोटूदान जी देथा, रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर रहे हैं, वो हमारे आज दर्शक के रूप में उपस्थित हुए हैं। उनका भी एक प्रश्न है ख्यातों के ऊपर। पिछले 2 साल से मारवाड़ में मैं 3 साल से देख रहा हूँ, और मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर आते हैं
उन रिसर्च स्कॉलर्स में सबसे ज्यादा अगर ख्यातें किसी ने मांगी हैं तो वो डेठा साहब भी हैं। तो डेठा साहब, आपसे कहूंगा कि एक संक्षिप्त के अंदर आप भाटी साहब से जो प्रश्न अपना है, आप माइक पे पधारें, आप पोडियम पे पधारें और प्रश्न पूछे, ताकि आपकी जिज्ञासाओं से बाकी जो आगुंतक आए हैं वो भी लाभान्वित हो पाए। डेठा साहब प्लीज आइए। अगर किसी और का भी प्रश्न है तो बताइए। फिर हमारे पास कुछ यूट्यूब से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हम इनके बाद यूट्यूब दर्शक उनका भी एक दो प्रश्न लेना चाहेंगे। मैं गोयल साहब का आभारी हूँ हाँ। कि उन्होंने माननीय हुकुम सिंह जी भाटी जैसे व्यक्ति से इस वेबिनार के जरिए ही रूबरू होने का सौभाग्य दिया, क्योंकि भाटी साहब अपने आप में एक इतिहास के जीवंत झरोखे के रूप में है, एक आईने के रूप में है। इन्होंने इतनी अधिक किताबों का अध्ययन किया है, और वो भी मुंडिया लिपि में, जहाँ देवनागरी तो मात्राएं नहीं होती थी और पूरी लाइन में कहीं कोई कटाव नहीं होता था शब्द का। इन्होंने बहुत साधना की है। एक प्रश्न किसी पत्र अभी पूछा था पाठक ने कि थड़ी कहते, थड़ी का अर्थ क्या होता है? थड़ी केवल बीकानेर जिले में नहीं कही जाती थी। बीकानेर रियासत के 3 पार्ट थे। एक तो नली, जो घग्गर का पार्ट है, मैदानी इलाका था, सूरतगढ़ से आगे था। दूसरा था मगरा, जो कोलायत है। तीसरा था थड़ी। थड़ी का अर्थ है ऐसा रेतीला इलाका जिसमें रेत के टीले हैं। यह थड़ी जैसलमेर जिले में भी कही जाती थी, राजड़ी का थड़। और मगरा इलाका भी जैसलमेर में था। मेरा गांव कोडा है, ये शुरुआत सांगड़ ये सब मगरे में थे। गूंगा मगरे में था, कोटड़ा मगरे में था। और बाड़मेर जिले में भी थड़ था, जाटे का थड़, अर्थात बायतू के आसपास का इलाका जहां मगरा नहीं होता है। रेगिस्तान तो मगरिश में भी हो सकता है। डेजर्ट का संबंध तो साल भर में जो वर्षण होता है उससे है। इतने से कम वर्षण होता है फिर वो डेजर्ट हो जाता है। अब मैं भाटी साहब को अर्ज करूंगा कि जो ठिकाने के ख्यातों की आपने बात की है और जो ठिकाने के बहियों की बात की है, इससे तो निश्चय ही इतिहास का एक नवीन पक्ष उजागर होगा। और जो नीचे की व्यवस्था क्या थी, राजा के यहाँ जो किताब लिखी गई, ख्यात लिखी गई, वो राजा की मध्य से लिखी गई। एक आपने बड़ी बात कही थी कि ठाकुरों ने रियासतों के विकास में योगदान दिया। विकास में योगदान दिया, निश्चय ही योगदान दिया, लेकिन मेरे ख्याल से विकास से अधिक इन्होंने निर्माण में योगदान दिया। और निर्माण के पश्चात विकास में योगदान कुछ बार इन्होंने तभी दिया जबकि इनकी इच्छा के रूप में राजा हो। क्योंकि हमने देखा कि मुगल सल्तनत के कमजोर होने के बाद सामंतों ने कई राजाओं को संतुलित करने की कोशिश की थी, और उसमें कुछ रियासतों को कष्टप्रद स्थितियों का और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा था। वो भी एक इतिहास की बात है। मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य जीवन स्थिर नहीं होता है, संस्थाएं भी स्थिर नहीं होती है। एक जो ठिकाना शब्द है, ये कुलीय व्यवस्था में था। राजस्थान में मेवाड़ को छोड़ करके एक ही कुल के व्यक्ति बड़े बड़े ठाकुर रहते थे, राजा के निकटतम भाई बन। तो एक बार जब वर्ण व्यवस्था स्थिर हुई तो वर्ण व्यवस्था का पहले अर्थ समाज का श्रेणीकरण था। उसके पश्चात में वर्ण व्यवस्था जब जन्म से हो गई तो उसने समाज को विभाजित किया। और जब 8वीं शताब्दी के आसपास का समय आया तो क्षत्रियों का विभाजन हो गया और राजपूत शब्द प्रचलित हुआ। और जब मेरे ख्याल से ठिकाने की एकौड़ी ताजिम दौड़ी ताजिम चली, तब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत राजपूतों का विभाजन हो गया था एक बार मध्य युग में। तब उनमें ये था कि भाई रिश्ता मैं करता हूं तो ये किस लेवल का है, मेरे लेवल का तो आज भी देखते लोग। लेकिन अब जन्मना नहीं रहा। अब तो जिसके पास पैसा है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था, किसी ने पूछा था निजामुद्दीन औलिया से या किसी से कि आज दिल्ली का शेख कौन है, तो उसने कहा आज का दिल्ली का शेख वही है जिसके पास सबसे ज्यादा जीतल है, जिसके पास सबसे ज्यादा रुपया है वही आज का शेख है। तो अब तो आज का शेख वही है जिसके पास मनी है। दूसरी बात मैं आप अर्ज करना चाह रहा था, ये जो ख्यात है वही है, इसके साथ साथ बात है। बात मेरे ख्याल से ख्यात का एक अलिखित रूप था। ख्यात लिखित थी, बात अलिखित थी। क्योंकि हम देखते हैं कि मोहताज नैन्सी की जो ख्यात है
वो बहुत सारी बातों का संग्रह है। और बांकीदार जी की ख्यात उनके जन्म से पहले की भी तय घटना हो, उन्होंने उसको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में ही क्रमबद्ध रूप से कोशिश की अपनी तरफ से निरूपित करने की। तो बहुत सारी बातें हैं, उन बातों से भी समझा जा सकता है कि छोटे राज्यों के छोटे ठिकानों के बाद ऐसी बातें बहुत है, जैसे भारतीय तेजमाल री बात जने बोलो ढीलो दत्त मार्यो लाखे फूलों बात, ये तो प्रकाशित है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से। उगड़े भणेजरी बात, भारतीय सुंदरदास बिगुपुर की बात, ये तो प्रकाशित है। और राठौड़ ठाकुर जैत सिंह की बात, जिनके बारे में कहा जाता है कि गई भोमरा बाणना, और एक राजस्थानी में ब शब्द है, बारणो और बारणो दोनों अलग है। इस ब शब्द को ल को तो आप लिख सकते हैं, ब को नहीं लिख सकते। आप बेहतर बेगो बेराजी को हो, बेराजी को नहीं है, बेराजी को ही शब्द है। तो इस शब्द को किस तरह से लिखा जाए, ये थोड़ी एक समस्या की बात है कि जैसे क्या बारणहार और बारणहार में फर्क होता है। एक जो मैं संक्षेप में, आप क्योंकि समय कम है, मैं आपसे अर्ज करूंगा भाटी साहब से, क्योंकि वे सबड़ है और उनके व्यापक संपर्क है और अनुभव भी व्यापक है, कि जिस तरीके से ठिकानों की ख्याति रही है, तो इसमें ये भी देखें कि उस समय के सेठों की बहियों का भी ले, छोटों की गाँव से, उससे गांव में उसमें जीन्स के भाव क्या थे, छींट आता था, पार्चा आता था, टुकड़ी आती थी, क्या आता था, वो क्या भाव था। इसके साथ साथ उसमें एक रिवाज था, जैसे एक तो टैक्स वो थे जो राज्य द्वारा अनुमत थे, वो जागीरदार देते थे, और गैर अनुमत भी टैक्स लिए जाते, तो भाव जो डाली जाती थी या घर पर जो दंड डाला जाता था, वो क्या राजा ही डालते थे संकट समय में, या ठेकेदार भी ले लेते थे। तीसरा है, जो प्रजा लोन लेती थी, कर लेती थी बढ़ियों से शादी ब्याह वगैरह में, उसमें तो कसर भी रखी जाती थी। 95 का खाता लिखा तो 95 दिए, 2 का ब्याज दिया, फिर उड़ावनी अलग होती थी, एक लपा अलग ले लेते थे। तो ये ऋणग्रसिता जनता की किस रूप में थी, और उस समय का बैंकिंग सिस्टम क्या था। मैं नहीं कह रहा हूँ ज्यादा लेते थे कम ब्याज देते थे, लेकिन ये तथ्य सामने आए तो आर्थिक इतिहास आ सकेगा, और उसकी ज्यादा सही रोशनी में हम एक ओरल हिस्ट्री को लिख सकेंगे, एक दंदन के इतिहास को हम देख सकेंगे। मैं आभारी हूँ नितिन साहब का, उन्होंने मुझे भाटी साहब जैसी इतिहास मर्मज्ञ और बहुत गहन और सूक्ष्म जानकारी रखने वाले व्यक्ति से रूबरू होने का अवसर दिया। मेरे लिए यही प्रयास था कि भाटी साहब से मैं आज संवाद कर सका। थैंक यू। बाकी मेरी छोटी बुद्धि थी, कोई त्रुटि रह गई प्रश्न पूछने में माफी चाहूँ। आपने जिज्ञासा व्यक्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। हमारे काफी, आप तो जानते ही हैं राजेंद्र जी का बलियों पर काफी काम है, बीकानेर की 18वीं शताब्दी बुक है उसकी, और मेरा ये मानना है कि पिछले 10-15 सालों से मैं भी पुरानी बलियों पर काम कर रहा हूँ, और राजेंद्र जी ने काफी सपोर्ट किया है, हम लोग मिलकर काम करने का मौका मिलता है। उनकी एक छोटी सी जिज्ञासा है, और सही बताऊं तो मैंने मेरी जिज्ञासा उनको दे दी है कि आप पूछ लीजिए, मैं होस्ट हूँ इसलिए पूछ नहीं सकता। तो राजेंद्र जी, राजेंद्र जी एक प्रश्न जो है आप पूछना चाहें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार रविंद्र जी। आपका उद्बोधन काफी ज्ञानवर्धक था, और मैं आपसे बहुत बार मिला भी हूँ, आपसे रूबरू हुआ हूँ, तभी हमने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है। सर मेरी एक जिज्ञासा है कि आपने, जैसे आपका उद्बोधन था कि ख्यात साहित्य के ऊपर और ठिकाना रिपोर्ट के ऊपर, तो ख्यात तो मैंने बहुत सारी देखी है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि किस तरह से ख्यातें लिखी गई है। लेकिन ठिकाना रिपोर्ट के ऊपर मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे बीकानेर हो चाहे जोधपुर स्टेट हो, दोनों ही स्टेट के अंदर बहुत सारे ठिकाना रिकॉर्ड्स हैं। तो ठिकाना रिकॉर्ड्स को जब हम देखते हैं तो किस तरह से आप उसको कैटेगराइज करते हो, क्योंकि हम ठिकानों की बात करते हैं तो बीकानेर में बहुत बड़े ठिकाने थे, जोधपुर में भी थे। तो सिरायत जो ठिकाने थे, जो मुख्य जोधपुर में 8 ठिकाने थे, उनके ही ठिकाना रिकॉर्ड लिखे गए, या फिर बहुत सारे आगे जो कैटेगरी बनती गई, जैसे विजेता साहब ने बताया था कि बहुत सारी कैटेगरियां बन गई थी, सबको अलग अलग प्रूफ मिल गए, अलग अलग दोवड़ी ताजीम मिली, किसी को इक्कीवड़ी ताजीम मिली, तो उससे वो कैटेगराइज हो गए वो ठिकाने सारे के सारे। तो उसमें सिरायत जो ठिकाने थे, मुख्य 8 ठिकाने थे जोधपुर में, क्या उनका ही ठिकाना रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, या फिर जो बाकी के जो नीचे के जो तबके के जो ठिकानेदार थे, उन्होंने भी अपना ठिकाना का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया। और दूसरी बात,
वो ठिकाने का रिकॉर्ड मेंटेन करते थे तो उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते थे? स्टेट क्या उनको टाइम टू टाइम कुछ देता था मेंटेनेंस के लिए, कुछ पैसा देते थे, या उनको जो किसी तरह की उपलब्धियां, उपाधियां, इस तरह की चीजें दी जाती थी? किस चीज को वो मेंटेन करते थे रिकॉर्ड के अंदर? यही मेरे को जानना है सर। थैंक यू सर। चलो, देखिए कि ये पहला तो क्या पूछा था इन्होंने? हाँ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी के दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो कि भाई ये किस प्रकार से लिखते थे, क्या राज्य की ओर से ऐसा कोई आदेश था? तो ये बइया जो है ये एक प्रकार से रिकॉर्ड है, आय व्यय का इसमें ब्यौरा जो है वो लिखा जाता था। और ये बइया वही मिलेगी जो एक ठिकाने के अंडर में 7-8 गांव, अगर ठिकाना में एक गांव ही है तो वहाँ इस प्रकार की बइया जो है आपको नहीं मिलेगी। तो जो अधिक गांव पट्टे में होते थे तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो है वो पोतदार होता था, कनवारिया होता था, तो वो रोज का रोज जो है उसके अंदर पौड़ के अंदर बैठा रहता था और रोज के रोज अलग अलग बइयाँ होती थी। कमठाने की अलग होती थी, धार्मिक कार्य वगैरह कराते थे इसकी अलग होती थी, जलाशय वगैरह बनाते थे इसकी अलग होती थी, आसल की अलग होती थी, मुकाते की अलग होती थी। तो अलग अलग बइयों का जो है लेखन जो है बराबर जो है होता था। वो अपने जो ठिकाने का रिकॉर्ड रखने के लिए वो इस प्रकार का बइयों का लिखते थे। तो कई छोटे ठिकाने हैं और पर तो गांव जो है उनको अधिक मिले हुए हैं, तो वहाँ पर भी बइयाँ जो कोरना में जो बइयाँ कुछ मिली है हमें, तो ऐसे छोटे ठिकानों में भी मिलती है, बड़ी भी मिली है। और काफ़ी सामग्री तो क्या है कि नष्ट हो गई, काफ़ी सामग्री तो नष्ट हो गई। अब जितनी सामग्री रही वो आई और उससे ही हम जो है उसका अंदाज लगा सकते हैं कि ठिकाना का रिकॉर्ड कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। हाँ सर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दर्शकों के अंदर में ये अंतिम क्वेश्चन है। धीरज गोस्वामी हैं, यूट्यूब से हमसे जुड़े हैं। इसके बाद ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। धीरज गोस्वामी यूट्यूब से उन्होंने भेजा है सर, आक्रांताओं से लड़ने में मठ में रहने वाले सन्यासियों की सामग्री कहाँ से मिल सकती है? मठ में रहने वाले की सामग्री का जहाँ तक प्रश्न है, तो मैंने मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली का 2 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने मठ मंदिरों की सामग्री का के ग्रंथों का जो है खोज की और एक रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित की है। तो उसमें तो इस प्रकार की सामग्री, ये जो पद है ये पदों का भक्ति साहित्य है, भक्ति साहित्य संबंधी मंदिरों में और मठों में सामग्री जो है वो मिलती है। चाहे बीकानेर हो, बीकानेर के भी कई मठ मंदिरों को मैंने देखा है और वहाँ की सर्वे की है, जोधपुर का भी देखा है। और अलग अलग जो है मेड़ता अलग अलग क्षेत्र के मठ मंदिरों की सामग्री जो है उसके ऊपर भी राजस्थान में ग्रंथों की खोज, वो किताब जो है आप जरूर मेरी देखें। सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रताप के ऊपर, अगर महाराणा प्रताप पर अगर किसी को रिसर्च करनी हो तो ये एक बेसिक बुक है सगत रासो। ये एक बेसिक बुक है महाराणा प्रताप के लिए। अगर आपको नहीं रखना हो, आपको अगर पढ़ना हो, तो इस सोर्स के बेस होकर ही आप प्रताप को एक नई तरीके से एक जानने का एक हिडन उसके सोर्सेज हैं। और इस बुक के रचयिता वंस अगेन हमारे हुकम सिंह जी भाटी हैं। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जैसे मीराबाई, चौहानों का इतिहास, राजस्थान के मेड़िया राठौर, राजस्थान के इतिहासकार, राठौड़ों की ख्यात। शायद मैं अगर बताने लगूं तो शाम तक कंप्लीट हो जाए, हम लोग इसी चीज में नहीं हो पाए।
तो जिन भी बहुत से क्वेश्चन सर और भी हैं, और मैंने ये महसूस किया कि ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर हमारे यहाँ से बहुत जुड़े हैं इस समय। गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, आसाम से, यहाँ तक कि हैदराबाद से भी लोग जुड़े हुए हैं, और जिनकी मुझे जानकारी मिल रही है। आपको बताऊं कि हम लोग जरूर ऑफलाइन में हमारे पास इतना नहीं होता कि हम इतने कैटर कर पाए, पर इस समय लगभग 125 से ज्यादा ऑनलाइन लोग हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सर। और ये पहली बार है कि सर हमारा जो स्लॉट होता है वो 100 का होता है, हम सिर्फ 100 लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, और हमारा वो स्लॉट जैम पैक्ड हो गया। और उसके बाद लोगों को, हमारे जितने व्यूअर्स थे उनको हमें यूट्यूब पे माइग्रेट करना पड़ा, और इस समय यूट्यूब से भी काफी लोग हैं जो कि हमसे आपकी बात को सुन पा रहे हैं। मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी दर्शक हैं उनसे कहूँ कि जितने भी लेक्चर्स हमारे द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं वो सब लेक्चर्स पूरे एडिट होकर हमारे RORI का सुनी पढ़ी लिखी करके यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर वो आपको पूरी वीडियो उसकी प्रॉपर मिलेगी। ये इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ लेक्चर करना ही एक फर्ज नहीं है, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको फ्यूचर में और बनाए रखना, फ्यूचर की नीड रिक्वायरमेंट्स में रखना भी एक कार्य है, ताकि हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ पाए। इसी कड़ी के अंदर मैं एक हमारे मित्र हैं विक्रम अमरावत जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका इसलिए देना चाहूंगा कि हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि जो भी बड़े स्पीकर्स हमारे पास ऑनलाइन अगर ऑफलाइन आ रहे हैं और अपना आर्टिकल हम तक पहुंचा रहे हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए एक ऑनरेडियम की व्यवस्था भी अब से करी है। इट्स जस्ट अ टोकन, बट इट जस्ट गिव एनकरेजमेंट्स टू वर्क एंड टू जॉइन अस। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये शिवदत्त दान भारत ट्रस्ट है उनके माध्यम से की जा रही है, तो मैं इस चीज के लिए विक्रम जी का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपना, चूंकि अब हमारा पूरा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, मुख्य वक्ता साहब ने भी अपना नितिन जी, पूरा, विक्रम जी जुड़े हुए हैं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा विक्रम जी हूँ, जुड़े हुए विक्रम जी जुड़े। विक्रम जी, विक्रम हाँ, अमरावत जी। हाँ नितिन जी नमस्कार। हाँ हाँ विक्रम जी, मैं मतलब नितिन भाई का मैं इसलिए ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हुकुम सिंह जी सर के जो बातें हैं वो सुनने के लिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और हुकुम सिंह जी के अंडर में मैंने PhD किया है, ख्यातों के ऊपर ही मेरा काम है, किताब भी पब्लिश है और सर का पूरा आशीर्वाद रहा है। तो वो पर पूरा सारी जो बातें हैं वो सारी रिविजिट हुई कई सालों के बाद में, उसके लिए मैं नितिन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और सर को मैं प्रणाम करता हूँ। सर प्रणाम। थैंक यू विक्रम जी। अब समाप्ति की ओर है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 1.25 घंटे या 1.5 घंटे से ऊपर की गैदरिंग नहीं रखेंगे, ये हमारी कोशिश रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर हुकुम सिंह जी भी ने हमारा सहयोग दिया, हमारे दर्शकों ने भी दिया। तो इस कड़ी के अंदर सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर हुकुम सिंह जी भाटी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि परिस्थितियां काफी विकट रही, सर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था, पर मेरी जिद थी, राजेंद्र जी ने भी कहा कि नहीं हुकुम साहब का बहुत इस बार होना चाहिए। और सर जिस तरीके से 150 के करीब लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, ये बताता है कि किसी हद तक हम सफल रहे हैं इस काम के अंदर आने में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपना इतना लंबा जीवन जो आपने रिसर्च के अंदर लगाया, उसको कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ समय के अंदर आपने हम तक पहुंचाया। तो दैट वुड बी ए रियली लर्निंग फॉर अस। मैं आपको बताऊं लगभग 1 दर्जन प्रश्न और हैं इस समय, 1 दर्जन प्रश्न वो अभी हैं जो ऑन मेरे पास आए हैं, और मैं अगर सबका आंसर करूं तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, जो कि समझ सकते हैं समय की हर जगह एक मर्यादा है, सीमा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि इस प्रक्रिया के अंदर जो हमने शुरुआत करी उसके साथ आपने जुड़कर इस यज्ञ में जो अपनी उपस्थिति से आहुति दी है, इस चीज के लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है आपका कि आपने हमारा निमंत्रण भी स्वीकार किया और अपने खराब स्वास्थ्य, मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, सर की वॉइस भी थोड़ी सिंगल हो रही थी, डिस्पाइट दिस ही जॉइंड अस एंड एनकरेज्ड अस टू empower us through his own lecture। धन्यवाद की कड़ी के अंदर मैं 2 जनों का नाम हमेशा प्रथम रखता हूँ। एक तो हमारे स्पॉन्सर ओंकार ग्रुप के श्री प्रहलाद राय जी गोयनका, हु सपोर्टेड मी, मेरे अकादमी सेक्रेटरी के टाइम से उनका बड़ा बरदस्त रहा मेरे ऊपर, मुझे हमेशा ही कहते हैं कि कभी काम की आवश्यकता हो तो नितिन मेरे से जरूर कहना। तो मैं गंगा मिशन के सचिव भी हैं और समाज सेवी हैं, वो उद्योगपति के नाते इन सब कल्चरल एकेडमिक एक्टिविटीज को हमेशा से सपोर्ट करते हैं। इसी कड़ी में आगे जाऊं तो देखिए, आप देखें कि बीकानेर के अंदर जहां तक मेरा ये मानना है कि इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन को एक ही पटल पर लाकर इनिशिएट करने का RORI ने फर्स्ट प्रयास किया। तो अगर कहीं हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी तो ये सब तभी बन पाया जब एक टेक्निकल टीम पूरे दिन रात बैठकर हमारे साथ एक हेल्प करती है अनकंडीशनल मैनर में, विदाउट एनी
सपोर्ट हमसे किसी चीज की डिमांड करते हुए। तो डॉक्टर सोनू सैनी हैं JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नई दिल्ली से, और श्री आशीष मिश्रा जी, ये दोनों हमारे टेक्निकल टीम का पार्ट है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे रहें। आशीष भी, दे बोथ वर्कड इट वेरी हार्ड, और विश्वास मानिए कि इट बिकम वेरी टफ फॉर अस। वॉइस की इकोइंग वॉइस की प्रॉब्लम रहती है, और किस तरीके से इस पूरी चीज को आप लोगों के सामने पर्दे पर लेके आना और पूरा रखना, ये आसान नहीं है। एक टेक्नोलॉजी को किस तरीके से उन्होंने एक पुल का काम किया है कि आप लोग ऑफलाइन भी देख सकें और ऑनलाइन भी हो सके, और ये भी आगे भी भविष्य में भी रिकॉर्ड रहे। तो मैं बहुत थैंक्स दूंगा टेक्निकल टीम के दोनों साथी, डॉक्टर सोनू और श्री आशीष जी का भी। अब प्रक्रिया आती है ऑफलाइन की। देखिए, ऑफलाइन के अंदर विश्वास मानिए कि हम लोगों ने अपने अब तक के जीवन के अंदर है ना, ज्यादातर ऑफलाइन ही अपने प्रोग्राम्स अटेंड किए, एकेडमिक गैदरिंग्स अटेंड करी है। और मैं तो पिछले कई सालों से कमल जी को देख रहा हूँ कि कैसे छुट्टियों के अंदर वो अरेंज कर लेते हैं, सब चीजें उनके इशारे पर हो जाती है। सो आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम देम कि किस तरीके से हम भी ऐसा करें। तो ऑफलाइन के अंदर मैनेजमेंट करने में भी कई मित्रों ने मेरा बहुत साथ दिया। इसमें एक नाम बहुत करीबी कहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार। डॉक्टर राजेंद्र कुमार वास्तव में तो किसी परिचय के या किसी ऐसे कार्य के वो कभी प्रशंसा के मोहताज नहीं रहे, और नैसर्गिक भाव से ये सोचते हुए कि इस डिसिप्लिन को स्ट्रेंथ करना है मुझे, तो वो हमेशा ही इसके अंदर एक, ये कहूँ कि पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन पूरी चीजों को डिसाइड वही करते हैं। तो मैं थैंक करूंगा डॉक्टर राजेंद्र जी का भी। देखिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और इस मामले में बीकानेर धन्य है कि एक बड़ी परंपरा रही है हिस्टोरियंस की। हमारे यहाँ अमरुद्दीन जी रहे, दशरथ साहब रहे, देवड़ा साहब रहे, और उसी परंपरा को आगे निभाते हुए हमारे SK बनोद साहब भी। तो मेरी है ना, सही बताऊं तो एक अनफुलफिल्ड सा ड्रीम कंप्लीट हो गया। हम लोग बड़े तड़प से रहे थे कि साहब 3 बार प्रोग्राम हो गया और बनोद साहब नहीं आए, तो कोई नाराजगी तो नहीं होगी हमसे। तो हमने बड़ा आनंद किया, और बनोद साहब इस बार आपने हमें सर अपनी उपस्थिति से लाभान्वित किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आपकी प्रेजेंस इट्स गिव अ वेरी स्ट्रेंथ टू अस। एक बड़ा सपोर्ट रहता है कि वी आर गोइंग एट ए राइट पाथ, और आपके पास तो अधिकार है कि हमारा कान पकड़ के भी हमें बता सकते हैं कि वेयर वी आर लीडिंग और वेयर वी आर गोइंग। इसी विषय में मैं सभी आगंतुकों का भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, और लिमिट करते हुए डेथा साहब हुए, सोनू मैडम हुई, सर हुए, शर्मा जी, मैं नाम लूंगा तो शायद कम पड़ जाए, लेकिन वास्तव में मेरे कहने के ऊपर कृष्ण जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं टूरिज्म के, हमारे साथी हैं महेंद्र जी नीमल, आर्कियोलॉजी के सुप्रिटेंडेंट हैं, डिपार्टमेंट के ही काफी सदस्य हैं, MGS यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमेश जी शर्मा, उनके पुराने हमारे साथी जितेंद्र जी, सब लोगों के आने से हमें बड़ा सपोर्ट मिला। सही बताऊं तो MGS यूनिवर्सिटी का भी एक प्रकार से बड़ा सपोर्ट रहा है मेरा। सुनीता जी साथी रही है मेरी क्लास में, उनका भी, राजशेखर जी, और फारूक साहब का तो कहना ही क्या, ही इज ऑलवेज साइलेंट बट ऑलवेज प्रेजेंट एज टू दैट। अमर सिंह जी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि आप सब लोगों का उपस्थित रहे। हसन भाई विकास प्रकाशन से भी आए, वो कहते हैं कि साहब ऐसा प्रोग्राम पहले होता नहीं था, अब होने लगा है। तो वी आर गोइंग अप देयर, हम किसी ना किसी चीजों को डेवलप कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद की कड़ी के अंदर हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं उनका भी काफी कहना चाहूंगा कि देखिए, जितना ऑफलाइन जुड़ा होता है उससे कई गुना ज्यादा ऑनलाइन स्ट्रेंथ रहती है, और ये ऑनलाइन की ताकत भी है कि बहुत लोग आके जुड़ते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपके जो प्रश्न है, मैं आप सब लोगों को ग्रुप के अंदर हुकम सिंह सर का ईमेल शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे कह सकते हैं। और सही बताऊं तो इसका परिचय का कारण ही यही था कि आप लोग फैमिलियर हो कि एक बड़े हिस्टोरियन जिन्होंने अपने जीवन भर इस चीज पे काम किया है, आप उनसे फैमिलियर हो। आप सर आश्चर्य करेंगे कि हमारे जो फॉलोइंग्स हैं, जितने लोग आए हैं, उसमें एक मेजॉरिटी हिस्सा यंगस्टर्स का है, ज्यादातर यंग स्कॉलर। अभी बिहार से मेरे पास फोन आया था कि सर मेरा नाम है, आप ये देखिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रीच हमारी रेज हुई। लगभग 300 से ज्यादा अभी तक बता रहे हैं व्यूज डेवलप हो चुके हैं हमारे अब तक के ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो मैं हमारे ऑनलाइन जितने दर्शक, देखिए मैं आपका नाम नहीं ले सकता, जैसे जगदीश जी हैं हरियाणा से जुड़े हुए हैं, कुलवीर जी हैं हमारे पंजाब से जुड़े हुए हैं, अभी तो उजरा तरफुन थी वो भी बाहर से हमारे जुड़ी हुई थी, हैदराबाद से तक लोग जुड़े हुए हैं। सो दिस इज, मैं सबका नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एंड से हमारे साथ जुड़े, और हम आपकी प्रेजेंस से हमने सपोर्ट किया। अभी आप देखिए, नागौर से रामचंद्र जी आए हैं, हनुमानगढ़ से सुरेंद्र जी आए हैं, तो मतलब बीकानेर के अंदर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सबर्ब्स में जुड़े हैं, वो सब भी धीरे धीरे हमारी गैदरिंग को इनहेंस कर रहे हैं। तो मैं थैंक देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि इस चीज में हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़े, और मेरा ये मानना है कि हर कड़ी के अंदर हम 20% आगे बढ़ रहे हैं।
तो मैं अंत में हमारी खुद की जो टीम जो ऑफलाइन काम करती है, मेरे ऑफिस का स्टाफ, बजरंग जी, फारूक साहब, इन सबका भी धन्यवाद देना हुआ। एनसीसी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अपना इस पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था को देखने के अंदर सहयोग दिया, मैं उन सबका भी थैंक यू करना चाहूंगा। मेरे परिवार के कुछ लोगों ने भी मुझे इसका बड़ा सपोर्ट किया। मैं अंत में दो चीजें कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक फोटो सेशन होता है जी, एक ऑनलाइन फोटो सेशन होता है और एक ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन तो हम सब लोग बाहर चलेंगे जब, तो उसमें होगा, और ऑनलाइन सब लोग अभी हम लोग जुड़ेंगे। तो इससे पहले मैं 1 मिनट का आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप चाहे ऑनलाइन जुड़े हैं चाहे ऑफलाइन जुड़े हैं, दो बड़े इतिहासकार हैं जिनका अभी अभी डिमाइस हुआ, स्वर्गवासी हुए। एक तो के.एस. गुप्ता साहब, एक वो उनका अभी स्वर्गवास हुआ, हम सब लोगों को बड़ी क्षति है हमारे लिए। मेवाड़ पर बहुत अच्छा काम, महाराणा प्रताप पर उनका वर्क है। एक रणबीर सिंह जी, उनका भी अभी इप्टा के मेंबर रहे हैं, और उनका भी अभी कुछ समय पहले 93 की एज के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ। तो उनके लिए लास्ट में हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे, सब लोग अपनी सीट से खड़े होकर उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर सोनू से कहूंगा कि सोनू जी अगर आप तरह इजाजत दें तो एक हमारी ऑनलाइन क्लिक हो जाए आप लोगों के माध्यम से। डॉक्टर सोनू जी जी जी। जो लोग ऑनलाइन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर, आपकी सबकी तस्वीर आनी हमारे लिए बड़ी जरूरी है। जितने भी लोग ऑनलाइन है प्लीज, ऑफलाइन की सब यहाँ हो ही जाएगी, ऑनलाइन जितने भी हैं वो सिर्फ प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सोनू जी यहाँ ऑफलाइन सब लोग देख पा रहे हैं ऐसी स्क्रीन जी के जी, अंदर सब। सभी से गुजारिश है अपने कैमरास ऑन कर ले। फारूक साहब, काफी लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया है, कुछ लोग शायद हो सकता है ऐसी स्थिति में ना हो जहां कैमरा ऑन किया जा सके, वो भी जायज है। ठीक है, तो काफी लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया, तो हम अभी 3 गिनने के बाद में फोटो खींचेंगे। 1 2 3। ये पहली स्क्रीन आई, हमारे पास में 3 स्क्रीन है, सेकंड स्क्रीन पर है। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा फेस पर स्माइल ले आए। 1 2 3। थर्ड स्क्रीन, 1 2 3। थैंक यू वेरी मच। जी नितिन जी। ये सारी तस्वीरें आपको जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सबको ग्रुप पर उपलब्ध है। मैं आपको ये और बताऊं, मेरी एक गुजारिश है कि रजिस्ट्रेशन करना हमने एक ऑप्शनल रखा है, परंतु उसका कारण सिर्फ यही है कि आप लोगों को सही चीज लिंक तुरंत मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप से सिर्फ यही है कि आपको मिल जाए, हमारी तरफ से कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज कभी नहीं जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपको आपकी चीज तुरंत मिल जाए, इजीली आप कनेक्ट हो सकें चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, इसलिए ये किया गया है। तो मैं इसी के साथ ही हमारे 1 मिनट के मौन के साथ ही हम अपनी समाप्ति की करता हूँ। ऑफलाइन सब दर्शकों के लिए मोतीचूर गणेश चतुर्थी है, वो वेट कर रही है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि 1 मिनट का मौन स्वर्गीय श्री के.एस. गुप्ता साहब और श्री रणबीर सिंह जी के लिए। धन्यवाद जी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि कृपया बाहर लॉन के अंदर जलपान हेतु आमंत्रित है सभी। मैं ऑफलाइन दर्शकों के साथ साथ ऑनलाइन दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा, और आज की सभा में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रगुजार।
वी ऑफ इट टुडे फ्रॉम देयर, और नेक्स्ट हमारा जब भी होगा हम आपको जरूर आपका सहयोग चाहेंगे। जितने भी ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन दर्शक जुड़े हैं उन सबको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट 2 हफ्ते के अंदर अंदर उपस्थित आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। नितिन जी, सभी ऑनलाइन के साथियों के लिए जलपान की व्यवस्था कब होगी? जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे भी कोई ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएं। टेक्निकल जी, टीम कुछ का ऐसा सहयोग करना होगा। चाहिए। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।